अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि जो कोर मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। यानी कि अगर आप सेल्स के जरिए आपको कैश रिसीव्ड हो रहा है या सर्विस प्रोवाइड करने से कैश रिसीव्ड हो रहा है, या अगर आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है लाइक कमीशंस हैं, कोई और फीस है, उससे कैश रिसीव हो रहा है, तो वो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेके आते हैं। इसके अलावा अगर आप सप्लायर्स को एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहे हैं और अगर कोई इनकम टैक्स या आपके पास इंटरेस्ट पेड इन्वॉल्व है तो वो हम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्ट करते हैं। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दो तरह से कैलकुलेट होता है। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। जो बहुत पॉपुलर यूज होता है, आमतौर पे लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो इस आज के इस लेक्चर में हमने कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सिर्फ हम देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को फोकस करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि दोनों मेथड्स, यानी कि हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड होता है और इनडायरेक्ट मेथड होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको हम कैश को कैसे यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। खास बात यह है कि आप चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करें चाहे इनडायरेक्ट मेथड यूज करें, ऑब्वियसली जो आपका कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आना चाहिए वो दोनों सूरतों में या दोनों मेथड्स के जरिए सेम आता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्ट करते हैं। यानी हम स्टार्ट करते हैं बाय एडजस्टिंग पीएनएल अकाउंट, यानी कि आपकी इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आ रहा होता है तो हम प्रॉफिट से शुरू करते हैं, यानी हम प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि हम उस प्रॉफिट में अगर कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, जैसे अभी हमने डिप्रिसिएशन का लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था, तो डिप्रिसिएशन आपकी एक नॉन कैश एक्टिविटी होती है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है और वो प्रॉफिट में से ऑलरेडी डिडक्ट हुआ हुआ होता है। तो जब हम कैश फ्लोज बना रहे होते हैं तो वो डिप्रिसिएशन हम ऐड बैक करते हैं ताकि आपका जो प्रॉफिट आए उस पे कोई भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर का जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो चला जाए। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि कोई हमारे पास डेफरल या अक्रूवल होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का, उसको हम एडजस्ट करते हैं। इनकम टैक्स को हम एडजस्ट करते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस को हम एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है। इसके अलावा हम क्या चीज एक और इसमें एडजस्ट करते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो हमारे पास चेंजेस आ रही हैं वो हम इसमें लेके आते हैं। सो अब ये हम इसमें एडजस्ट करेंगे। और अगर आपने कोई यानी कि जैसे अभी हमने बात की कि कुछ हम ऐड बैक करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड सो ऑन, तो ये हम इनडायरेक्ट मेथड में ये हमारी तमाम एडजस्टमेंट होती है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है, ये देखिए अभी हमने डिस्कस किया था वर्किंग कैपिटल चेंजेस की, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अगर आपके अब आपने याद रखना है कि एसेट्स में इंक्रीज, यानी कि अगर आपके करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इनवर्स एसोसिएशन है, यानी कैश आउटफ्लो होता है। और अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कैश इनफ्लो होता है। इसी इसी तरह अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो ये डायरेक्ट एसोसिएशन होती है। लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो कैश फ्लो भी इंक्रीज होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो कैश फ्लो भी डिक्रीज होता है, यानी आउटफ्लो होता है। अब अगर हम लायबिलिटीज में एग्जांपल लें सप्लायर की पेमेंट की, तो अगर आप सप्लायर की पेमेंट कर देते हैं तो अकाउंट्स पेबल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अकाउंट्स पेबल डिक्रीज हो जाएगा और कैश भी आपके पास से चला जाएगा, तो दोनों आपके डिक्रीज हो रहे हैं। लाइकवाइज अगर हम
कस्टमर्स को पेमेंट नहीं करते तो अकाउंट्स पेबल हमारा इंक्रीज होता जाता है, और जितनी देर हम पेमेंट नहीं करते कैश भी हमारा इंक्रीज यानी कि वो बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है, या एटलीस्ट हम उसको वो हमारा इनफ्लो दिखा रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह हम एसेट्स की बात करते हैं, अगर हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो जितनी ज्यादा हम इन्वेंट्री परचेज करेंगे इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, यानी करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे और फिर आपके पास से कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। इसी तरह अकाउंट्स रिसीवेबल की बात करें, अगर आप अकाउंट्स रिसीवेबल पे ऑफ करते हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल कम हो जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट्स रिसीवेबल आप क्या करते हैं, कस्टमर्स आपको आके पैसे दे जाते हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल कम हो जाएगा, तो कैश इनफ्लो हो जाएगा एंड सो ऑन। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे कि हम एडजस्ट नहीं करते कैश फ्लोज में, जैसे फॉर एग्जांपल कैश इक्विवेलेंट्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आता, उसको हम सेपरेटली दिखाते हैं। इसके अलावा वो तमाम रिसीवेबल्स जो नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है उसको हम कंसिडर नहीं करते। अदर पेबल्स की अगर हम बात करें वो भी नॉन करंट एसेट्स हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कि इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं, बोरोइंग्स जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं। और अगर कोई हम देखते हैं कि इंटरेस्ट पेबल, बिकॉज दिस इज यूज्ड इन सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट पेड, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट पेड और इवन कि हम इनकम टैक्स पेड, ये दोनों, इन दोनों की जब हम स्पेसिफिकली इन दोनों की बात कर रहे हैं तो इनकी कैलकुलेशन हम अलग दिखाते हैं। और जो इंटरेस्ट पेबल है और इनकम टैक्स पेबल है ये इनकी अलहदा से कैलकुलेशन में हम इसको दिखाते हैं, इस वजह से इनको हम वर्किंग कैपिटल में शामिल नहीं करते, हमें जरूरत नहीं होती, अदरवाइज अदरवाइज उसकी डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो ये बातें आपने याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में अब आप देख लीजिए कि डायरेक्टली हम कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स एंड कैश पेड टू द सप्लायर्स, ये हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द ऑपरेशंस, जिसमें हम कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट हम दिखा रहे होते हैं। सो अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में आप देखिए हमारे पास क्या क्या मौजूद है। इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। वी हैव सेल्स, यानी इनकम टैक्स दी हुई है, ये देखिए ये नेट प्रॉफिट है। सो ये नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, इनकम टैक्स एक्सट्रैक्टेड डेटा है, कंप्लीट नहीं, कुछ इसमें से खास चीजें आपको दी हुई हैं। इसके अलावा और इसमें क्या दिया हुआ है ये देखें, वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिए हुए हैं जिसमें इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, पेबल, सैलरीज एंड इंटरेस्ट चार्जेस और टैक्स पेबल। सो वर्किंग कैपिटल की अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें हम सिर्फ क्या क्या इंक्लूड करते हैं, उसमें हम इंक्लूड करेंगे, वर्किंग कैपिटल का मतलब है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, पेबल्स एंड सैलरी। हम अक्रूड इंटरेस्ट और टैक्स पेबल वर्किंग कैपिटल में क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम इनकी सेपरेटली हम इनको शो करते हैं, जो इंटरेस्ट पेड की कैलकुलेशन और टैक्स पेड की कैलकुलेशन में ये शामिल होता है। इसके अलावा एक और चीज हमारे पास शामिल रह गई है, वो है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हम प्रॉफिट में ऐड बैक करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट में डिडक्ट हुआ हुआ होता है, लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है तो हम इसको क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं प्रॉफिट में। सो हमने इनकम स्टेटमेंट, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कंप्लीट तो नहीं बनाएंगे, हम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे, और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का, और हम दोनों मेथड से बनाना सीखेंगे। और उसके लिए फिर हम एक्सेल शीट की हम मदद लेते हैं, एंड देन वी हैव दिस एक्सेल शीट। सो यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मेन हेडिंग होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, वो कंपनी का नाम होता है हॉपर लिमिटेड, और हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और सिर्फ हम इस वक्त ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कवर कर रहे हैं, और ये फॉर द ईयर एंडेड December 31st, और ये 2017 की बात हो रही है, तो 2017 हम डेट डाल देंगे।
तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप तमाम यानी कि वर्किंग शो करें, प्रॉपर हेडिंग्स करें, रुपीस का साइन या डॉलर का साइन, जो भी करेंसी गिवन है वो आपने प्रॉपर मेंशन करनी है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ये हमारा मेन टारगेट है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसके लिए जो है सबसे पहले हम लेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसका फॉर्मेट मैं आपको पहले बता देती हूँ, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और इसके लिए हम शो करेंगे वर्किंग वर्किंग वन, या हम W1 लिख लेते हैं, इसका मतलब है वर्किंग वन में हम ये शो करेंगे। देन फिर हम इसमें इंटरेस्ट पेड ऐड करते हैं, और फिर हम इनकम टैक्स पेड ऐड करेंगे। और इसके लिए भी हमारे पास ये वर्किंग हम 3 में ले आएंगे, और जो इंटरेस्ट पेड है इसको हम वर्किंग 2 में दिखा देंगे। तो इसकी सेपरेट वर्किंग्स होंगी, और वर्किंग के बाद जब हम इनको यानी कि फाइनल कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो नेट कैश इंक्रीज हो जाएगा, और अगर नेगेटिव या ब्रैकेट में अमाउंट आ रही होगी तो उसको हम कहेंगे नेट कैश डिक्रीज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। सो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग वन है, मैं आपको यहाँ सेपरेट दिखा देती हूँ वर्किंग वन, जो कि वर्किंग वन रिलेटेड है कैश जनरेटेड। एंड हियर वी हैव स्पेलिंग मिस्टेक, जनरेटेड। ओके, सो वर्किंग वन हम शुरू करते हैं, और ये हम डायरेक्ट इनकम से स्टार्ट करते हैं, यानी प्रॉफिट हम ले लेते हैं यहाँ पे दिस वन। मैं आपको शो कराती हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम यहाँ पे जो प्रॉफिट हम लेते हैं हमेशा वो बिफोर टैक्स लेते हैं। सो वी हैव दिस कैलकुलेशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास आ रहा है, ये हम लाइंस जो हैं ऑलरेडी इनको फॉर्मेट कर देते हैं। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने 190 लिया। उसके बाद हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, और हम कौन सी एडजस्टमेंट करते हैं, दो एडजस्टमेंट हम करते हैं, ठीक है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके। ओके, सो पहली एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था, हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड बैक करते हैं। सो हम यहाँ पे ले लेंगे डिप्रिसिएशन, और हम इसमें ऐड बैक क्या करते हैं, इन इसको हम फाइनेंस कॉस्ट या टैक्स फॉर द ईयर कहते हैं। तो हम उसको भी, हम फाइनेंस कॉस्ट को भी हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। सो दो चीजें हैं, सबसे पहले हम देखते हैं डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन हमें कितना दिया हुआ है हम चेक करते हैं। तो डिप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 25,000। सो दिस 25,000 हम क्या करेंगे, इसमें एडजस्ट करेंगे। और ये हमारा आ गया डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लेते हैं, ये हम ऐड बैक कर रहे हैं तो इसको हम इसीलिए ऐड
ऐड में लेके आ रहे हैं। ये डिप्रिसिएशन, ये देखिए यहाँ पे आपको गिवन होगा, तो आपने डिप्रिसिएशन वाले कॉलम में हम आ जाते हैं, डिप्रिसिएशन हमने एडजस्ट किया। फाइनेंस चार्जेस या इंटरेस्ट चार्जेस ये भी आपको गिवन होते हैं, और आप देखें इंटरेस्ट चार्जेस का दूसरा नाम है फाइनेंस चार्जेस। ये आपको इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस चार्जेस, तो ये हमने 50,000 ये भी ले लिया। सो इसको जब आप ऐड बैक कर रहे हैं, यानी कि दोनों यानी कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर को ऐड बैक कर रहे हैं और नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनको ऐड करने के बाद। सो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 265 आ रहा है। इसमें हम वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करते हैं। सो यहाँ पे अब एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये इसका सम आ रहा है। और जो दूसरी एडजस्टमेंट हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो वर्किंग कैपिटल चेंजेस मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स पेबल, इनको छोड़ के बाकी जितने भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हैं हम उनकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें, हम वन बाय वन किसकी एडजस्टमेंट करेंगे। हमारे पास सबसे पहले मौजूद है इन्वेंट्रीज, तो हम इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल की एडजस्टमेंट करेंगे, ट्रेड पेबल की एडजस्टमेंट करेंगे, एक्रूड सैलरीज की एडजस्टमेंट करेंगे। और हम किसकी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हमारे पास क्या है मौजूद, एक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस और इंटरेस्ट पेबल हम यहाँ नहीं करेंगे। हमने क्योंकि सेपरेटली करना है तो हम उसको सेपरेट वर्किंग में दिखाएंगे, वर्किंग कैपिटल में हम उसको नहीं दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वेंट्री। अब आप देखें, ये आपका 31 दिसंबर है और ये आपका 31 जनवरी है। अगर हम देखें ये 1 जनवरी है, यानी दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। तो इन्वेंट्री में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमें नजर आ रहा है इन्वेंट्री में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री में इंक्रीज होता है तो कैश हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अभी हमने ये डिस्कस किया था। तो ये 124 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 118, तो हमें पता चल जाएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना हो रहा है। तो 6,000 से कैश डिक्रीज हो रहा है। जब भी करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं कैश डिक्रीज होता है, यानी इनकी आपस में इनवर्स एसोसिएशन है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, और ट्रेड रिसीवेबल्स आप देखें 233 से 219 हो गया। इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। सो जब करंट एसेट डिक्रीज होता है तो कैश इंक्रीज होता है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 233 से वो 219 हो गया। सो दिस इज द डिफरेंस, 14,000 हमारे पास ऐड हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड पेबल। ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटीज की और कैश फ्लो की डायरेक्ट एसोसिएशन होती है, यानी अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कैश भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ट्रेड पेबल 102 से 125 है, तो फिर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हम उसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हम उसको शो कर देंगे, इंक्रीज हो रहा है तो कैश भी हमारा इंक्रीज होगा। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 125 इज द क्लोजिंग, 125 माइनस ओपनिंग 102, तो ये हमें इम्पैक्ट आ जाएगा, यानी 23,000 से कैश बढ़ रहा है। इसी तरह अगर हम सैलरीज देखें, 8,000 से 5,000 हो गई, इसका मतलब है कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डिक्रीज इन एक्रूड सैलरीज। एक्रूड सैलरीज डिक्रीज हो रही हैं, तो इनवर्स इसमें डायरेक्ट एसोसिएशन है, तो यहाँ पे यानी हम लिख लेंगे माइनस में, कितने से, 8,000 में से माइनस करें 3,000, तो ये वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस आ जाएगा।
जो कि 5, ये 3000 नहीं है, बल्कि हमने 5000 माइनस करना है। ये देखें कैसे, ये 8000 एंड 5000। तो ये हमने वर्किंग कैपिटल का चेंज लिया, और जब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम इसको सम कर लेते हैं, और सम हमारे पास कितना आ रहा है, 293 आ रहा है। सो दिस 293 इज बेसिकली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी ये हमारी वर्किंग वन है। इसको हम वर्किंग वन कह रहे हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम 293। तो हमने पहली वर्किंग कैलकुलेट की है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और ये पहला कॉलम हो जाएगा रुपीस का, एंड देन 293 अभी हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज वर्किंग वन, दिस वन, ये 293। इसके बाद हमारे पास दो चीजें और हैं, और वो दो चीजें और क्या हैं, दो चीजें हमारे पास है, टैक्स पेड हमने कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट पेड हमने कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट पेड हम पहले कैलकुलेट करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं इंटरेस्ट पेड। सो इंटरेस्ट पेड जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसका जो तरीका है इंटरेस्ट पेड का, हम लेते हैं फाइनेंस कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसमें हम प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पेबल, या इसको हम अक्रूड इंटरेस्ट कह रहे हैं, और इसमें से हम लेस कर देते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पेबल। तो ये इसका तरीका है कैलकुलेट करने का। यहाँ हमने क्या मिस्टेक की है, ओके, माइनस का साइन हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लेस कर देंगे, अदरवाइज वो फॉर्मूला काउंट कर लेगा। सो दिस इज, यहाँ हम लिख लेते हैं वर्किंग टू, ये वर्किंग टू हमारी चल रही है। सो वर्किंग टू हमने लिख दिया, और यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट हमें, अभी हमने ली थी फाइनेंस कॉस्ट हमारी थी 50,000, और हम रीचेक कर लेते हैं, ये देखिए इंटरेस्ट चार्जेस को हम फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं, और ये 50,000 है। ये देखिए फाइनेंस कॉस्ट ये भी हमने यहाँ पे वर्किंग में ली भी है, तो ये हमने फाइनेंस कॉस्ट 50,000 ले ली। अब इनकम टैक्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस हम देखते हैं, जो साल के शुरू में है, तो वो ये दिस वन, हम इंटरेस्ट के ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट का ये ओपनिंग बैलेंस है, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि हमारे पास है 30,000, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास है 45,000। तो ये हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास नेट इंटरेस्ट पेड आ जाएगा, विच इज टोटल जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो 35,000 आ रही है। सो ये हमने इंटरेस्ट पेड किया, यानी हमारे पास कैश आउटफ्लो हो गया। बिल्कुल इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग टू थ्री, विच इज अबाउट टैक्स पेड, और टैक्स पेड भी बिल्कुल हमारे पास यही तरीका है। हम यहाँ लेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस, और इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ टैक्स पेबल, और इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टैक्स पेबल। सो ये हमारा, तो अब हम इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस हम देखते हैं कितना है हमारे पास, और इनकम टैक्स या टैक्सेशन आप ये देखें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये अभी तक हमने एडजस्ट नहीं किया था, तो ये हम ले लेते हैं विच इज 40,000। टैक्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस आप देखें 52 नजर आ रहा है, और क्लोजिंग बैलेंस आपको ये 43 नजर आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस हमने क्या करना है, डिडक्ट करना है, तो ये हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट बैलेंस आ जाएगा टैक्स पेड का, जो कि 49,000 आ रहा है, और इसको हम यहाँ पे, ओके, सो 35 आ रहा है इंटरेस्ट पेड, और 49 आ रहा है, तो हमने ये याद रखना है
क्योंकि इंटरेस्ट पेड पे जब हम आएंगे तो 35 है, पेड है ना, तो कैश आउटफ्लो है, तो 35 हम माइनस में दिखाएंगे। और फिर हमारे पास जो इनकम टैक्स है वो 49 आ रहा था, ये आप चेक करें, ये हमने कैलकुलेट किया है, दिस वन 49। और क्योंकि पेड है, पेड का मतलब है आपके पास से कैश चला गया, सो ये 49,000 है। और जब हम इसका सम लेंगे, यानी हम अब हम इसको टोटल कर लेंगे, तो टोटल आप देखिए 209 आ रहा है, और ये आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब है कि कैश जनरेट हुआ है। तो हम इसको लिख देते हैं नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर ये आपका नेगेटिव आ रहा होता तो हम लिख देते नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमने बनाया है डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, यहाँ पे मैं कैश फ्लोज में यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि हमें याद रहे, इनडायरेक्ट मेथड। सो ये इनडायरेक्ट मेथड है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और अब हम यही काम हम रिपीट करेंगे फॉर द डायरेक्ट मेथड। सो हम ये करते हैं कि ये वर्किंग्स हमने देख ली कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और इनको मैंने सेट असाइड कर दिया, दिस वन। सो वर्किंग्स हम इधर ले गए, और यहाँ पे अब हम बनाएंगे कैश फ्लोज। जब अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है ये हमारा इनडायरेक्ट था, तो अब हम डायरेक्ट मेथड शुरू करेंगे, और डायरेक्ट मेथड से हम कैश फ्लोज बनाएंगे। और हमारे पास जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है, हम वहां से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा। यानी ये मेथड हम यहाँ से ये तीनों हेडिंग्स ले लेते हैं हम, एंड दिस वन। ओके, ये सारा ही हम ले लेते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट के बजाय अब हम क्या लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट के बजाय हम लिखेंगे डायरेक्ट मेथड। ओके, सो यहाँ पे हम वर्किंग्स फर्क कर देंगे, और वर्किंग्स हम यहाँ पे वर्किंग 3 हो गई है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 4। इसको हम 2 और 3 ही कह देंगे, क्योंकि ये वही है, सिर्फ हमने जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है ये हमने अलग तरह से कैलकुलेट करना है। तो इनकम टैक्स पेड ये हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे। इनकम टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड हमारी वही कैलकुलेशन होगी, पुरानी वाली, वो चेंज नहीं होगी। तो हम उसी वर्किंग्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग 4, जो कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है। और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पहले कैलकुलेट करेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, और इसमें से हम लेस कर देंगे कैश पे टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कैश generated from operations. So कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ये आपको वर्किंग्स में दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम वर्किंग 4.1 हम कर रहे हैं, क्योंकि वर्किंग 4 की ये सब कैलकुलेशन है। और इसी तरह कैश पेड जो है वो आपको वर्किंग 4.2 में कैलकुलेट करना होगा। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो वर्किंग है वो है 4.1, वर्किंग 4.1 मैं आपको शो करा रही हूँ, विच इज रिलेटेड टू कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स
ओके। अच्छा, अब कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर का जो फॉर्मेट है उसमें आप देखें, जो आपने सेल्स की भी होती हैं, यानी कि हम रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, तो हम रेवेन्यू लेते हैं और इसमें हम लेते हैं कि एनी इंक्रीज या डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। अगर आपका अकाउंट्स रिसीवेबल क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो कैश इन हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, रेवेन्यू आपको कहाँ से मिलेगा? रेवेन्यू आपको मिलेगा आपकी सेल्स में से। सो अगर आप यहाँ पे सेल्स सेल्स रेवेन्यू होता है 12,80,000, यानी 1.280, ये आपको कैश नजर आ रहा है। तो हम यहाँ रेवेन्यू या सेल्स की जगह जो है वो लिख लेते हैं 1280। ये हमने रेवेन्यू या इसको हम सेल्स कह रहे हैं। और इसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। देखें, पिछले साल 233 था और यानी ओपनिंग और क्लोजिंग 290 है, तो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। सो डिक्रीज कैसे हो रहा है, ये हमने वर्किंग कैपिटल में यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। ये देखें, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 14,000 आ रहा है। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था? कि ये हमने कैलकुलेट किया था कि हमारे पास देखें 233 है ओपनिंग बैलेंस, इसमें से हम माइनस कर देते क्लोजिंग बैलेंस जो कि 219 है। सो ये 14,000 आ गया। सो करंट एसेट्स में डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है। इनको हम ऐड कर लेंगे। और सो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स जो हमारे पास आ रहा है वो 1294 आ रहा है। तो ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 1294,000। ये हमारी दिस वन, ये हमारी 4.1 वर्किंग थी जो कि हमने यहाँ पे शो की है। इसको हम डबल लाइन से क्लोज कर देते हैं, जो कि हमारे पास है दिस वन। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्किंग है, वर्किंग 4.2, जिसमें हम दिखाएंगे कैश पेड। सो कैश पेड टू सप्लायर्स एंड इम्प्लाइज। ओके। और इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें अब आप देख लें आपने कैश सप्लायर्स को कैसे कैसे पे किया है। तो यानी आपके एक्सपेंसेस हो गए। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, हम पॉइंट आउट करते जाते हैं वन बाय वन। सो ये देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये हम लेंगे, ये आपका एक्सपेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपका एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका नाम से ही जाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ये हम लेंगे। फिर एक याद है हमने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की एडजस्टमेंट की थी, और फिर हम वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे। सो ये इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशंस में, दिस वन, कैश पेड टू द सप्लायर एंड एम्प्लॉइज। ओके। सो इसमें हम हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है, अभी हमने देखा था कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने अमाउंट चेक की थी, हमारे पास अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स की है 4 लाख, दिस वन, ये देखें। और डिस्ट्रीब्यूशन है 290 और एडमिन है 235, तो ये हमने याद रखनी है। कॉस्ट ऑफ सेल है हमारी 400,000। और क्योंकि ये हमारा एक्सपेंडिचर है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंस है, पे कर रहे हैं, तो हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। इसके अलावा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंस थे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और हमारी थी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये हम ले लेंगे। इसके अलावा हमारी एडजस्टमेंट थी डिप्रिसिएशन की, वो हम ले लेंगे। और फिर हम वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने आपको बताया था, आपने याद रखना है, वो 290 थी, तो हमने ये 290 ले लिया। 2,90,000, तो एक जीरो और हम लगा देंगे।
और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं और ये थी 350 और ये माइनस में है क्योंकि एक्सपेंसेस हैं तो ये माइनस हो रहे हैं, तो ये हमने लिख लिया। डिप्रिसिएशन हम ऐड बैक कर रहे हैं, तो ये देखिए 25,000 है और ये प्लस हो जाएगा, तो ये 25,000 हमने प्लस कर लिया। इसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हमारे पास जो जो चेंजेस आ रही हैं वो हम लिख लेते हैं। इसमें हम ले लेंगे दिस वन। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था इन्वेंट्रीज, तो ये इन्वेंट्रीज हम ले लेंगे। इसके अलावा हम रिसीवेबल्स क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रिसीवेबल्स हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा हम क्या ले लेंगे, इसके अलावा हम ट्रेड पेबल्स और एक्रूड सैलरीज हम लेंगे। अच्छा, हमने ट्रेड रिसीवेबल्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप देखें ये हम ट्रेड रिसीवेबल्स ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो अगर आप दो दो बार करेंगे तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगी। सो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम लिख लेते हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, और लास्ट है डिक्रीज इन एक्रूड सैलरीज। सो ये हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री की वजह से 6,000 हमारा कैश माइनस हो रहा है, फिर 23,000 प्लस हो रहा है, और फिर 3,000 आपका माइनस हो रहा है। तो अल्टीमेटली कैश पेड टू द सप्लायर का जब आप सम करेंगे तो कैश पेड टू द सप्लायर आपके पास कितना आ रहा है, 1001, यानी कि 10 लाख और 1,000 आ रहा है। तो इसको हम डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, दिस वन। और डिक्रीज इन यानी कि ये जो आपका कॉस्ट आ रहा है यहाँ पे आप देखें माइनस में आ रहा है, तो ये हम वर्किंग, ये हमने 4.2 की है, तो इस 4.2 में हम लिख लेते हैं -100,100,000। और जब आप इसका नेट कर रहे हैं यानी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस का आप सम करेंगे, तो वो सम आपका कितना आ रहा है, 293 आ रहा है। सो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आपका कितना आ रहा है, 293 आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और ये हम यहाँ लिख लेंगे दिस वन, 293 लिख लेंगे। और आप देख लीजिए कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करें चाहे इनडायरेक्ट मेथड यूज करें, दोनों में नेट कैश का जो बैलेंस है, नेट ऑपरेटिंग कैश का जो बैलेंस है, वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है, और वो सेम ही आना चाहिए है। सो ये था आपका एक इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। हमने किया कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ये हमने कैलकुलेट किया। एक और हम नेक्स्ट उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, टेक केयर क्लास।